नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की चूरू से, चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में आग लगी है। कंप्यूटर, एसी फाइल जलकर राख। इस आग में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस आग में जलकर बैंक के तमाम कागजात, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, एसी, कंप्यूटर जलकर राख हो गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग। चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर। श्रीगंगानगर एसपी कार्यालय में तैनात सीआई रणवीर ने एसपी के पीए रहे राजेश बंसल पर ठगी का बड़ा आरोप लगाया है। सीआई के मुताबिक 2010 में हनुमानगढ़ के तत्कालीन एसपी बाबूलाल वर्मा के पीए रहे राजेश बंसल ने एसपी की धौंस दिखाकर एक गलत कंपनी में बीमा करवाने को मजबूर किया और सालाना 35,000 रुपए प्रीमियम जमा करने के नाम पर लेता रहा। बाद में बीमा कंपनी बंद हो गई और सीआई सहित 50 पुलिसकर्मियों से राजेश बंसल ने लाखों रुपए की ठगी की। अब सीआई रणवीर बेनीवाल ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। सीआई ने खुद ही मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे मीडिया में वायरल किया है। न्यूज 18 सीआई के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। से मेरा फर्ज कंपनी का बीमा किया। फिर 2011 में वो फिर आया कि आपका एक बीमा और करना है, एसपी साहब ने कहा है। फिर मेरे 15,000 रुपये सालाना के नाम से एक बीमा और कर लिया। उसके बाद में 2013 के अंदर ये बीमा कंपनी बंद हो गई, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं और हर साल मेरे से 35,000 रुपये 2013 के बाद में भी 2013 के बाद में बीमा कंपनी बंद होने के बाद में भी 35,000 रुपये सालाना बीमा की किस्त भरने के नाम पर लेता रहा। अजमेर में रामगंज पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 30,000 की नकदी, शराब की बोतलें और वाहन जब्त किए। जानकारी के मुताबिक पूर्व पार्षद और डीसीसी की महासचिव रश्मि गोरानी के मकान पर पुलिस ने छापा मारा, जहां उनके पति सहित 6 साथी ताश पत्ती से जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आज इन जुआरियों को कोर्ट में पेश करेगी। उदयपुर के केजड़ तालाब से मछली पकड़ने की बात पर 2 गुटों के युवकों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि नौबत चाकूबाजी तक आ गई। हमले में एक ही गुट के 2 युवकों को चाकू लगा, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। वहीं इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया है। पुलिस अब क्षेत्रवासियों से समझाइश के प्रयास कर रही है। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में एसपी जय यादव की स्पेशल टीम एक्शन मोड में है। टीम ने मोरा नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 8 ट्रैक्टर जब्त किए। साथ ही इस बारे में खनन विभाग को सूचना दी। अजमेर में दरगाह के मौरूसी अमले के मेंबर उस्मान गढ़वाली अपने घर के परिसर में ही 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। उस्मान गढ़वाली ने दरगाह कमेटी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पिछले दिनों दरगाह कमेटी ने उस्मान के खिलाफ कार्रवाई कर काम से हटा दिया और उसकी जगह कमेटी स्टाफ से दरगाह की घड़ियाल बजवाने का काम शुरू करवाया, जिससे उस्मान नाराज हैं और विरोध जताने के लिए घर के परिसर में ही धरना दे रहे हैं। उस्मान का कहना है कि इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे वो इलाके से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए घर पर ही अनशन करना मुनासिब समझा। और मेरे पे जाम लगा के। और बड़ी खबर, अजमेर से भी अब रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। रोडवेज बसें अजमेर से भी अब चलना शुरू हो जाएंगी। प्रबंधन ने प्रदेश मुख्यालयों को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। कोटा, ब्यावर, जयपुर, पुष्कर, केकड़ी रूट के लिए चार्ट बन चुका है। बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अजमेर में लॉकडाउन में 70 से ज्यादा दिनों का समय बीत चुका है जब रोडवेज की बसों के पहिए थमे हुए हैं।
लेकिन अब अनलॉक 1.0 के बाद रोडवेज का संचालन की कवायद शुरू कर दी गई है। अजमेर डिपो प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बनाकर रोडवेज मुख्यालय को भेजा है, जिसमें कई रूटों पर बसें चलाने की इजाजत मांगी है। मेरू 2 डिपो हैं, यहाँ पे दोनों डिपो की गाड़ियाँ चलती हैं। तो हमने ब्यावर से अजमेर से ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, किशनगढ़ से अजमेर, अजमेर से किशनगढ़, अजमेर से पुष्कर, पुष्कर से अजमेर और अजमेर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, नसीराबाद अजमेर, अजमेर नसीराबाद, केकड़ी से अजमेर, अजमेर से केकड़ी, अजमेर से कोटा और कोटा से अजमेर, सरवाड, ये हमने गाड़ियाँ चलाने का प्रस्ताव भेजा है। अनलॉक 1.0 के तहत अब राज्य सरकार ने कई तरह की रियायतें देना शुरू कर दिया है। इनमें से राजस्थान रोडवेज को भी सड़कों पर चलाने की कवायद जारी है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बात करें तो जो रोडवेज का संचालन है वो शुरू हो चुका है और उसी कड़ी को देखते हुए अब अजमेर डिपो और अजमेर डिपो की बसें भी सड़क पर चलाने की कवायद जारी है। दोनों डिपो की बात करें तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात की गई है, उन्होंने भी अब अजमेर व अजमेर डिपो को सड़क पर चलाने व यात्रियों को आने जाने में उनकी सुविधा के लिए रोडवेज चलाने की कवायद जारी की है। इसके तहत उन्होंने रूट चार्ट भी जारी किया है। हमारी जिस तरीके से जो प्रबंधक है अनिल पारिक, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश मुख्यालय रोडवेज का है वहां पर उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, जहां पर जो कुछ रूट है वहां पर अजमेर व अजमेरू डिपो की बसें चलाने की शुरुआत की जाएगी। हो सकता है कि जिस तरीके से जो प्रस्ताव भेजा गया है वो प्रस्ताव प्रदेश रोडवेज मुख्यालय से उन्हें आज मिल जाए या कल मिल जाए, उसको देखते हुए जल्दी ये रोडवेजें अब सड़कों पर दौड़ेगी। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 70 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और उन दिनों के तहत अब रोडवेज के पहिए थमे हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्मीद जगने लगी है कि ये रोडवेज के पहिए एक बार फिर सड़कों पर दौड़ेंगे और सड़क की लोगों के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली राजस्थान रोडवेज एक बार फिर दौड़ेगी और सड़कों पर दौड़ते हुए लोगों को सबसे बड़ी राहत आवागमन की होगी। निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर अजमेर से भी निकल कर आ रही है कि जल्दी अब अजमेर के रूटों पर भी रोडवेज का संचालन होगा। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक हो रही है। लंबित विषयों की परीक्षा कराने पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। बोर्ड सभागार में ये अहम बैठक चल रही है। बैठक में कई जिलों के शिक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ये बैठक ले रहे हैं। नई परीक्षा केंद्रों और तैयारियों पर चर्चा बैठक में की जा रही है। बड़ी खबर अजमेर से। कोरोना के कारण राजस्थान में 18 मार्च से बंद पर्यटन स्थलों को आज से खोल दिया गया है। प्रदेश के सभी स्मारक और पर्यटन स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। 70 दिन बंद के दौरान अनुमान है कि पर्यटन व्यवसाय को प्रदेश में करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में इन चुनौतियों के साथ फिर से पर्यटन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अल्बर्ट हॉल में कोरोना पर्यटन के नए कायदों का ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक किया संवाददाता अरबाज अहमद ने। संकट के दौर में रंग रंगीला राजस्थान मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम एहतियात बरत लिए गए हैं। ये ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल है जहां पर ये जो गोलों वाला पर्यटन है इसकी शुरुआत कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पूरी तरह से पालना की जाएगी। तमाम लोगों को एहतियात जारी कर दिए गए हैं। ये बुकिंग विंडो तैयार है और तमाम स्टाफ और साथी यहाँ पर पूरे एहतियात के साथ में तैयार है। जो टॉप गाइडलाइंस है वो लगा दी गई हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित करना ज़रूरी है, वरना आपको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। पहले 2 हफ्ते फ्री एंट्री होगी और उसके बाद में तीसरे हफ्ते से महज आधे दामों पर एंट्री दी जाएगी। और ये पूरा जो प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग से आपको गुजरना होगा और उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जो तापमान है वो मेरा है करीब 97 और हनुमान जी जो तैयारियां हैं शील्ड वगैरह थर्मल वगैरह, इसके बिना किसी की कोई एंट्री नहीं सर। पूरा जो है एहतियात बरता जाएगा। दूसरा जो फेज है, जो दूसरा चक्र है, जो सुरक्षा चक्र आपको पार करना है वो सैनिटाइजर का होगा, जिसमें आपको बिना सैनिटाइज किए
किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है और तमाम लोगों को सैनिटाइज करने के बाद ही आप लोग आने की इजाज़त देंगे। कुलदीप जी, बिल्कुल सर। ये तमाम तैयारियां हैं। ये देखिए जो सैनिटाइज़र है पूरे महल परिसर में छिड़का जा रहा है, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। जो अधीक्षक हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। राकेश छोलक जी, डॉक्टर साहब क्या स्थिति है? आपने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं और कई ट्रायल भी हो गए, आज से आपका पर्यटन शुरू है। बिल्कुल, लगभग 2.5 महीने के बाद आज से हमने अल्बर्ट हॉल में पर्यटकों को प्रवेश देना आरंभ किया है और सुबह हमारे लगभग 1-2 पर्यटक आए भी हैं जिन्होंने महल देखने की इच्छा जताई है। तो उनको हमने बाकायदा सैनिटाइज कराकर और थर्मल स्क्रीनिंग कराकर ये एंट्री दी है। उसके बाद गैलरियों में हमने सैनिटाइजेशन करा दिया था कल पूरा, और जैसे जैसे टूरिस्ट देख के चला जाएगा तो बंद करने से पहले उसको सैनिटाइज दोबारा किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी की जाएगी। लोगों को 5-5 के ग्रुप को ही अलाउ किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक ग्रुप सीमित है हर ग्रुप के साथ एक गार्ड भेजा जाए जो लोगों को चीज़ों को छूने से रोके। तमाम म्यूजियम, किले, महल और ऐसी स्मारक खोल दिए गए हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिना एहतियात के किसी की एंट्री नहीं है और आपको, चाहे वो दर्शक हो चाहे पर्यटक हो, सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता है पर्यटन विभाग कि आप भी सुरक्षित हैं और आपसे हम भी सुरक्षित हैं। कोरोना काल के अंदर मजबूती से वापसी करना ज़रूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, लोगों को रोजगार भी देना है, लेकिन खुद की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना संकट काल के बीच कोटा समेत राजस्थान के तमाम पर्यटक स्थलों की रौनक फिर से लौटने वाली है। सरकार के आदेश के बाद तमाम पर्यटक स्थल खुल गए हैं और अब सैलानियों का इंतजार है। लिहाजा इसे देखते हुए आज कोटा के राजकीय संग्रहालय में विजिटर्स की निःशुल्क एंट्री शुरू हो गई है। राजकीय संग्रहालय में सरकार के निर्देश पर सोशल डिस्टेंस के साथ फिर से पर्यटकों को बुलाने के लिए लोक संस्कृति की झलक का एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। वहीं बाना जिले के अंता कस्बे के लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी, तो वहीं ढोल नगाड़े शहनाई का भी वादन हुआ। आपको बता दें कि यहाँ 2 सप्ताह तक राजकीय संग्रहालय में विजिटर्स को मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को निःशुल्क एंट्री मिलेगी। दौसा में टिड्डी दल के आतंक को देखते हुए कृषि विभाग ने टिड्डी नियंत्रण कंट्रोल रूम का निर्माण किया है। इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। साथ ही टिड्डियों से जुड़ी रिपोर्ट कृषि विभाग के सुपरवाइजर और सहायक कृषि अधिकारी को सौंपेंगे। सभी गांवों से कंट्रोल रूम में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। जून महीने में टिड्डियों के बड़े हमले की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने व्यवस्था की है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए कंट्रोल रूम के बेसिक नंबर और मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जिनके माध्यम से कोई भी किसान, कृषक मित्र या जनप्रतिनिधि क्षेत्र में टिड्डियों के मूवमेंट और टिड्डियों के पड़ाव के बारे में कृषि विभाग को जानकारी दे सकता है। नियंत्रण के लिए कृषि विभाग पूरी तरह सतर्क है। दौसा में मई माह में टिड्डियों ने कई बार हमला किया था। उसी को देखते हुए आगामी दिनों में भी यह चेतावनी दी जा रही है कि टिड्डियों के हमले लगातार हो सकते हैं। इसी के लिए दौसा कृषि विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए एक बेसिक नंबर जारी किया गया है और मोबाइल नंबर जारी किया गया है और यहाँ पर कार्मिकों की तैनाती की गई है। यहाँ मनोज मीणा जो अधिकारी हैं उनको प्रभारी बनाया गया है। हम जो अनिल शर्मा जी हैं यहाँ के अधिकारी, उनसे बात करते हैं कि सर क्या उद्देश्य है इस कंट्रोल रूम का? इस कंट्रोल रूम का उद्देश्य ये है कि जब कोई भी टिड्डी दल अपने ज़िले की सीमा में प्रवेश करता है या ज़िले की सीमा में प्रवेश करने के बाद हमारे विभिन्न पंचायत समिति या तहसीलों के अंदर प्रवेश करता है, तो उस समय हमारा जो स्टाफ है वो जहाँ भी उसका आगमन हो रहा है, जहाँ भी उसका लोकेशन हो रहा है, लोकेशन है जहाँ वो जा रहा है टिड्डी दल, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ उसके रुकने की संभावना है, ये सब जानकारी वहाँ कंट्रोल रूम में उपलब्ध कराए, जिससे कि जो कोई नियंत्रण टीम है हमारी, जो जिला स्तर पर नियंत्रण अधिकारियों की टीमें हैं, उनको वहाँ मौके पर भिजवाया जा सके। हम कंट्रोल रूम से 27 AA सर्किल हैं दौसा ज़िले में, तो उनसे हर 1 घंटे पे जानकारी लेते हैं। सुबह पड़ाव के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7, 8, 9, 10, रात के 10 बजे तक इस टिड्डियों की जानकारी ली जाती है ताकि इनकी प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके और ये किस एरिया से आके किस एरिया को जा रही है, किस ज़िले में आगे किस ज़िले में निकल रही है, पूरी जानकारी हमारे यहाँ कंट्रोल रूम इसको अरेंज कर रहा है।
ताकि प्रभावी नियंत्रण हो सके। बिल्कुल 24 घंटे यहाँ पर जो कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि जो चेतावनी दी जा रही है वो ये चेतावनी दी जा रही है कि जून माह में भारी संख्या में टिड्डियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, जो पूर्वी राजस्थान में भी आ सकती हैं और जो पूर्वी राजस्थान से लगते हुए राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हैं और दिल्ली हरियाणा तक ये टिड्डियाँ जा सकती हैं। ऐसे में टिड्डी टेरर को रोकने के लिए दौसा कृषि विभाग पूरी तरह अलर्ट है और इसी को देखते हुए यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। टिड्डी नियंत्रण के लिए कोरोना के संकट काल में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर की जिंदगी प्रभावित हुई है। ऐसे में राजसमंद में कुछ स्वाभिमानी मजदूरों ने एक अनोखी मिसाल पेश की। बिना मेहनत के इन्होंने सरकारी भोजन स्वीकार नहीं किया और अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ इन्होंने अपना पेट भरा बल्कि जिस स्कूल में वो क्वारंटीन थे उसकी सूरत ही बदल डाली। ये स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में था, लेकिन इन मजदूरों ने अधिकारियों की मदद से इसे बिल्कुल किसी प्राइवेट स्कूल की तरह बना दिया। बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर दिया, यहाँ खराब पड़े उपकरणों को भी ठीक कर डाला। यही नहीं, स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया। लिहाजा मजदूरों के स्वाभिमान की कहानी अब लोगों की ज़बां पर है और इनकी जमकर तारीफ हो रही है। स्कूल ने कलर पेंटिंग का काम किया और यहाँ पर हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने बिना पैसे लिए थोड़ा सा योगदान हमें किया। स्थानीय विद्यालय कोविड-19 की जंग के चलते यहाँ पर क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया। प्रवासी मजदूर थे कि हम परिश्रम करके ही खाएंगे, तो इस भावनाओं की चलते इन श्रमिक वर्ग के जो प्रवासी वगैरह जो भी थे उन्होंने विद्यालय में मरम्मत, बिजली सुधार, पौधों को पानी पिलाना आदि कार्यों में सहयोग किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात पीएम नरेंद्र मोदी के विकास मंत्र की। उन्होंने आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सालाना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग जगत पर देश को पूरा भरोसा है। इस मौके पर उन्होंने कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर सरकार की सोच को सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है, अब सिर्फ विकास की बात होगी। लेकिन ये भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर, सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है। इस लॉकडाउन में भारत ने कोरोना से लड़ाई के लिए फिजिकल रिसोर्सेज को
तैयार तो किया ही, हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी बचाने का भरसक प्रयास किया है। प्रदेश में कोरोना पर अपडेट अब आपको दे देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 9,271 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 201 लोगों की मौत हुई है। आज भी नए 171 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 5,654 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक कुल 2,803 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। दौसा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी पॉजिटिव मरीज मुंबई और दिल्ली से जिले में पहुंचे थे। सभी की जांच के बाद आई रिपोर्ट में 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों वाले इलाकों की स्क्रीनिंग की और उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 58 हो चुकी है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव प्रकाश मीणा ने बताया कि जिले में धरणवास, समलेटी, खेड़ली, नारायण सिंह, रामगढ़, पचवारा, महवा और दौसा शहर के सिद्धार्थनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।